हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका उत्तराखंड कोर्स की क्लासेस में। तो कैसी चल रही है तैयारी। यहाँ पर हमने जो उत्तराखंड की हमारी जो क्लास थी, पिछली क्लास में हमने क्या करा था, चंद्रवंश का स्टार्टिंग कर दी थी। तो हम चल रहे थे चंद्रवंश की आगे की ओर। तो चंद्रवंश की हमने स्टार्टिंग करी, जिसमें आपका सोमचंद्र आ गया था और आगे के वंशजों के बारे में डिस्कस किया जाएगा। फिर उसके बाद क्या था कि कुछ कुछ चंद्रवंशज आए थे जिनका नाम मैंने आपको यहाँ पे बताया था। तो चंद्रवंश के जो आए थे, आत्मचंद, पूर्णचंद, इंद्रचंद, संसारचंद, सुधाचंद और वीराचंद। इसके बाद जो आता है कि वो निसंतान मर जाता है और फिर आ जाता है वीरचंद। वीरचंद के बाद क्या होता है कि वीरचंद आता है, फिर क्या होता है उसके बाद फिर कुछ कुछ वंशज आते हैं इसके जो होते हैं। और उसके बाद आता है त्रिलोक चंद। जैसे हम क्या कर रहे हैं अभी, सिक्वेंस से चल रहे हैं। तो इसी तरह से इनको क्या करना चाहिए, लर्न करते रहना चाहिए टाइम टू टाइम। तो हमें इन वंशज जो भी होंगे यहाँ के, तो इन वंशजों के नाम याद हो जाएंगे। तो इसी तरह से हम पहुंचे थे त्रिलोक चंद्र। त्रिलोक चंद्र जो था इम्पोर्टेंट था। इसमें त्रिलोक चंद्र जो था 1296 से 1303 में इसका क्या होता है, शासन रहता है। और ये भावर वाला क्षेत्र जो होता है जीत लेता है। और भावर वाले क्षेत्र पे मतलब नैनीताल वाले जिले में क्या कर देता है, नैनीताल वाले जो जगह थी वहां पर एक किले का निर्माण करता है त्रिलोकचंद। तो इसके बारे में तो इतना ही था, इसने राज्य विस्तार करा था। फिर आता है डमरूचंद, धर्मचंद, उभयचंद और गरुण ज्ञानचंद। ज्ञानचंद था, ये था ज्ञानचंद, लेकिन इसके नाम के आगे गरुड़ जो लगाया था वो मोहम्मद बिन तुगलक ने लगाया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसके उड़ते हुए गरुड़ को मारने में कहा। तो इसने क्या था, सफलतापूर्वक उड़ते हुए गरुड़ को मार दिया और इसी कारण इसे गरुड़ ज्ञानचंद की गरुड़ की उपाधि दी गई और ये गरुड़ ज्ञानचंद कहलाया। इसने बाबर क्षेत्र में माल के अधिकार की स्वीकृति ले ली इससे मोहम्मद बिन तुगलक से, क्योंकि वो क्या हो गया था, प्रसन्न हो गया था। अब जब प्रसन्न हो गया तो उसने क्या करा कि अपने जो माल पर अधिकार, भावर क्षेत्र यानी कि तराई वाला जो क्षेत्र, भावर वाला क्षेत्र था, यहाँ पर जो भी माल आता था वो किसके अधीन हो जाता था, त्रिलोक गरुड़ ज्ञानचंद के अधीन हो जाता था। तो इसने किसने ली थी ये, भावर वाले क्षेत्र में मोहम्मद बिन तुगलक से। ये था गरुड़ ज्ञानचंद में। इसका टाइम पीरियड 1365 से 1420 आ सकता है, या 1374 से 1419 से। अलग अलग बुक्स में है, तो अलग अलग बुक्स के हिसाब से ये मैंने दोनों लिख दिए हैं। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन जो आएगा वो आपके ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, लेकिन आप इसको याद करके रखिए। ये 20 और 19 के समथिंग तक ही रहा था। इसके बाद जो आता है गरुड़ ज्ञानचंद जो होता है वो क्या था, शुरू शुरू में ये क्या था, बहुत ज़्यादा मतलब राज प्रिय टाइप का था, मतलब अच्छा शासक था। फिर क्या हुआ कि इसका धीरे 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 इसने क्या करा, शासन विस्तार करा। तो इसके जो सेनापति था, उसका सेनापति का नाम क्या था, नीलू कटायत। नीलू कटायत क्या था, इसका सेनापति था। इसका सेनापति क्या था, नीलू कटायत था। नीलू कटायत जो होता है, इसके कहते हैं काफ़ी इसके जो भी इसके जो शासन या राज्य विस्तार में किसने करी सबसे ज़्यादा, नीलू कटायत। जो सेनापति होता है वही संभालता है, तो सेनापति ने यहाँ पे नीलू कटायत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो नीलू कटायत ने जो भावर वाला क्षेत्र था यहाँ पर क्या करा, जो यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक से भावर वाले क्षेत्र पर अधिकार ले लेता। तो यहाँ पे क्या है, संभल का नवाब आता है। संभल का नवाब इस क्षेत्र में फिर से अपना अधिकार लगा लेता है, तो अधिकार जमा लेता है। तो इसको कौन भगाता है, इसके साथ युद्ध करता है नीलू कटायत। नीलू कटायत किससे युद्ध करता है, संभल के नवाब से, और फिर से भावर वाले क्षेत्र पर अधिकार प्राप्त कर लेता है। कौन, गरुड़ ज्ञानचंद। यानी कि शासन तो गरुड़ ज्ञानचंद का चल रहा है, तो किसका अधिकार हो जाएगा, गरुड़ ज्ञानचंद का। किसके नेतृत्व में, नीलू कटायत। तो सेनापति से खुश होकर क्या रहता है ये गरुड़ ज्ञानचंद की, इसने बहुत अच्छा काम करा है। तो जैसे कोई बहुत अच्छा काम करता है तो उसको क्या कहता है, पुरस्कार दिया जाता है। तो उस समय पे इसने क्या दी, गरुड़ ज्ञानचंद ने नीलू कटायत से खुश होकर, क्योंकि इसने क्या किया था, भावर वाले क्षेत्रों में फिर से अधिकार प्राप्त करने के लिए प्राप्त कर दिया। चंद्रवंश का ही अधिकार हो गया था। तो भावर वाले क्षेत्र पे जब खुश हो गया तो इसने क्या कर दिया, इसको 3 गांव रोत यानी कि 3 गांव पुरस्कार के रूप में दिए, यानी कि 3 गांव पुरस्कार के रूप में दिए, और एक उपाधि दी जिसे कहते थे कुमैया खिल्लत। तो कुमैया खिल्लत नाम की क्या दे दी, एक उपाधि दे दी। किसे, नीलू कटायत ने। यानी कि नीलू कटायत को अगर आप नीलू कटायत कह सकते हैं, उसके साथ साथ क्या कह सकते हैं, एक तो नीलू कटायत को नीलू कटायत कहते हैं, और इसके साथ साथ कुमैया खिल्लत की उपाधि मिल गई थी इसे। जैसे क्या होता है कि किसी को उपाधि मिल जाती है, जैसे गरुड़ ज्ञानचंद को उपाधि, गरुड़ की उपाधि दे दी थी। गरुड़ की उपाधि किसने दी थी, मोहम्मद बिन तुगलक ने दी थी। ऐसे ही नीलू कटायत को उपाधि कुमैया खिल्लत किसने दी थी, गरुड़ ज्ञानचंद ने दी थी। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। तो ये इतना हो गया था। अब हमारा था गरुड़ ज्ञानचंद के आगे। इससे अभी तक जो था गरुड़ ज्ञानचंद काफी अच्छा शासक रहा।
जनता प्रिय रहा। और इसके बाद इसने क्या कहते हैं, फिर इसका क्या हो जाता है, धीरे धीरे इसके क्या होता है, जनप्रिय से जन विरोधी हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि इसने क्या कर दिया था, जनता पर अत्याचार करने शुरू कर दिए थे थोड़े। तो हम यहाँ पे देखते हैं अब आगे की ओर। अभी तक जो है इसकी राजधानी क्या है, चंद्रवंश की राजधानी जो है वो अभी चंपावत ही है, यानी कि चंपावत में है। अभी आप जब आगे देखेंगे तो वहाँ पे इसकी राजधानी जो होती है चेंज हो जाती है, तो इसलिए मैंने यहाँ काली गंवाऊँ चंपावत को लिख दिया है। तो गरुड़ ज्ञानचंद का टाइम पीरियड क्या था, 1419 से, यानी कि 1401 ही लिख देते हैं हम। गरुड़ ज्ञान चंद, गरुड़ ज्ञानचंद, तो इसका जो टाइम पीरियड एक ही लिख देते हैं यहाँ पर, 1365 से 1419 लिख देते हैं, 1419। बाकी दूसरा याद कर लीजिए आपको बार बार। तो यहाँ पे गरुड़ ज्ञानचंद का टाइम पीरियड ये था। इसका सेनापति कौन था, सेनापति था सेनापति क्या था, सेनापति। ये जो उपाधि दी थी, ये उपाधि किसने दी थी, उपाधि दी थी किसने दी थी, मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने दी थी, मोहम्मद, ये हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, बिन तुगलक ने। सेनापति कौन था इसका, सेनापति का नाम था नीलू कठायत। इसको क्या उपाधि दी गई थी, इसको कहा गया था कुमैया खिल्लत। किसने दी थी, खिल्लत। गरुड़ ज्ञानचंद ने इसको उपाधि दी थी कुमैया खिल्लत, इसे कुमैया खिल्लत भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर जब ये इसको उपाधि दी, इससे क्या हो गया, ये खुश हो गया, तो इसने उपाधि दी। क्या होता है कि कहीं पर भी किसी भी क्षेत्र में या अपनी ज़िंदगी में भी देख सकते हैं, तो क्या होता है कि कुछ क्या होते हैं, प्रशंसा करने वाले लोग होते हैं, कुछ क्या होते हैं चापलूस होते हैं, कुछ क्या होते हैं जलने वाले लोग होते हैं। इसी तरह से यहाँ पे क्या था, नीलू कटारिया से जो खुश रहता था, ये कौन, गरुड़ ज्ञानचंद। इसकी जो भी इसके कार्य थे वो क्या थे, प्रशंसनीय थे। तो नीलू कटारिया जो है इसको अच्छा मानता था, कौन, गरुड़ ज्ञानचंद। तो इसका जो एक विरोधी था, इसका मतलब इसका एक विरोधी था, उसका नाम था जस्सा कमलेखी। जस्सा कमलेखी। तो जो जस्सा कमलेखी था वो क्या था, एक जासूस था, मतलब जासूस नहीं कहेंगे, जन विरोधी। ये क्या था, नीलू कटारिया का विरोधी था। तो ये जासूसी करता था, इसका जासूसी करता था, जस्सा जासूसी, मतलब ये चापलूस जासूस था, चापलूस मतलब चापलूस होते हैं ना, जैसे चापलूसी करते हैं। तो चापलूस जासूसी जो करता था वो कौन था, जस्सा कमलेखी। चापलूस जासूस कहते हैं। तो चापलूस जासूस जो था वो जस्सा कमलेखी था। इसने क्या करा, इसने जो है गरुड़ ज्ञानचंद से इसने कहा, गरुड़ ज्ञानचंद के कान भर दिए। तो गरुड़ ज्ञानचंद जो है नीलू कटारिया को अच्छा मानता था। नीलू कटारिया को जब अच्छा मानता था तो वो क्या करता था, उसकी प्रशंसा देता था, उसे पुरस्कार देता था, उसके जो भी कार्य होते थे उसे काफ़ी अच्छे लगते थे। तो जस्सा कमलेखी जो था नीलू कटारिया से क्या करता था, वो उससे चिढ़ता था, मतलब उससे क्या आता था, ईर्ष्या रखता था। तो इसने क्या करा कि गरुड़ ज्ञानचंद के कान भर दिए। तो गरुड़ ज्ञानचंद के जब कान भर दिए तो गरुड़ ज्ञानचंद किसी बात पे क्या हो गया, इससे नीलू कटारिया के प्रति क्या हो गया, ईर्ष्या, मतलब उसे क्या हुआ कि उसके मन में उसके लिए क्या हो गया, अहंकार, वो चीज़ें आ गई, मतलब जो होती है कि उसके विरोधी हो गया। किसके, जस्सा जो अपना सेनापति था नीलू कटारिया के, जो विरोधी आता है। तो नीलू कटारिया के 2 पुत्र थे। इसने इसके काम कर दिए कि नीलू कटारिया ने कुछ उल्टा काम करा है। तो नीलू कटारिया ने उल्टा काम करा है, तो नीलू कटारिया के 2 पुत्र थे। पुत्र को जस्सा कमलेखी की चापलूसी से किसकी, चापलूसी, इसने क्या कर दिए, कान भर दिए। तो यहाँ पे जो नीलू कटारिया के पुत्र थे उन्हें अंधा करवाया। 2 पुत्र थे, 2 पुत्र। उसे क्या, उन्हें क्या कर दिया, अंधा करवाया। किसने करवाया, जस्सा कमलेखी ने अंधा करवाया।
और अंधा करवाने का आदेश किसको दिया, मतलब आदेश तो राजा ने दिया होगा। तो गरुड़ ज्ञानचंद क्या कर दिया, इसने कान भर दिए, जिससे राजा ने, मतलब गरुड़ ज्ञानचंद था, इसने क्या कहा कि नीलू कटायत के दोनों बेटों को अंधा करवा दिया। अंधा करवाया, किसने करवाया था, गरुड़ ज्ञानचंद ने, गरुड़ ज्ञानचंद ने। किसके, चापलूसी के, चापलूसी, चापलूसी के मतलब किसी कहते हैं कान भरने या चापलूसी के अंतर्गत ये क्या हो गया, इससे नीलू कटायत से किसी बात पे क्या हो गया, इसके प्रति विरोधी हो गया। और इसने ये कर दिया, गरुड़ ज्ञानचंद ने दो पुत्रों को, क्योंकि ये राजा था, राजा तो कुछ भी कर सकता है, तो राजा ने क्या कर दिया, नीलू कटायत के दो पुत्रों को अंधा करवा दिया। जब नीलू कटायत के दो पुत्रों को अंधा करा दिया, तो नीलू कटायत ने क्या कर दी, इसकी मृत्यु कर दी, यानी कि इसको मार दिया, इसकी हत्या कर दी। तो यहाँ देखते हैं, थोड़ा सा डायग्राम बनाते हैं। पुत्र, जिस ये किसके थे, ये थे नीलू के पुत्र थे, नीलू के पुत्र थे ये दो। और यहाँ पे आता है जस्सा कमलेखी, जस्सा कमलेखी, इनका इसका नाम रखना, तो जस्सा कमलेखी। और यहाँ पर जो था वो कौन था, वो था गरुड़ ज्ञानचंद, गरुड़ ज्ञानचंद, गरुड़ ज्ञानचंद। तो ये पुत्रों को, इसके जो दो पुत्र थे, इसको क्या कर देता है, ये अंधा करवा देता है, अंधा करवा दिया। और किसके, इसकी चापलूसी के चलते, इसकी चापलूसी के चलते गरुड़ ज्ञानचंद से कहा, तो गरुड़ ज्ञान ने इसकी दोनों पुत्रों को अंधा करवा दिया। नीलू कटायत के पुत्र थे। अब जब नीलू कटायत के पुत्रों को मार दिया गया, तो नीलू कटायत ने जस्सा कमलेखी की क्या कर दी, हत्या कर दी। इसने क्या करी, इसकी जब इसे पता चला कि इसने राजा के, यानी कि जो गरुड़ ज्ञानचंद था, इसके कान भरे थे, तो इसे जब पता चला इसके पुत्रों के साथ ऐसा हुआ, तो इसने कर दी, नीलू कटायत, जस्सा कमलेखी की हत्या कर दी। और इधर जो है गरुड़ ज्ञानचंद ने किसकी हत्या कर दी, बाद में नीलू कटायत की हत्या कर दी, गरुड़ ज्ञानचंद ने हत्या कर दी। तो ये था। तो जो है यहाँ पे जो नीलू कटायत के पुत्रों को अंधा किसने करवाया था, गरुड़ ज्ञानचंद ने करवाया था। किसने कान भराया था, जस्सा कमलेखी ने कान भराया था। तो नीलू कटायत जाता है जस्सा कमलेखी के पास और वहाँ पे उसकी हत्या कर देता है। उसके बाद जो होता है, नीलू कटायत की हत्या कर देता है गरुड़ ज्ञानचंद। तो इस तरीके से ये क्या हो जाते हैं, आपस में एक दूसरे की हत्या हो जाती है यहाँ पे। और गरुड़ ज्ञानचंद अभी ही शासक है, शासक है। तो इसने क्या कर दिए, पहले ये अच्छा शासक था, फिर क्या कर दिया, इसने जनता के विरोधी कार्य करने शुरू कर दिए। यानी कि गरुड़ ज्ञानचंद क्या होता है, जनता विरोधी हो गया था, जनता के विरोधी कार्य करने शुरू कर दिए, उन पे अत्याचार करने शुरू कर दिए, क्योंकि यहाँ से स्टार्टिंग हो गई थी। अब इसने अत्याचार करने शुरू कर दिए, तो क्या हो गई, जनता इसके विरोधी हो गई। मतलब क्या हो गया, ये अच्छा शासक नहीं है, इसको हटाओ। तो जनता इसके विरोधी हो गई। और इसी तरीके से जब ये जनता विरोधी हो रहा था, तो इसने क्या करा कि रवाईकर थे, जो रवाई कर रहे थे, उसके जो रवाईकर का जो नेता था, रवाईकर का जो नेता था, उसकी क्या कर दी, इसने हत्या करवा दी, उसी के भाई के द्वारा रवाईकरों के नेता की हत्या करवा दी। तो जब ये हत्या करवाया है, ये था जस्सा कमलेखी का। तो यहाँ तक क्या हो गया, नीलू कटायत की कहानी खत्म हो गई। अब क्या होता है, आगे की ओर बढ़ते हैं। तो इतना याद रखना है कि जस्सा कमलेखी को किसने मारा था, नीलू कटायत ने मारा था। जबकि नीलू कटायत को किसने मारा था, गरुड़ ज्ञानचंद ने मारा था। कुमैया, वो कहते हैं उसे कुमैया खिल्ला जिसे कहते हैं, नीलू कटायत को कहते हैं। ये इतना हुआ था यहाँ पर। फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब ये क्या हो गया था, ये हो गया था जन विरोधी। पहले क्या था, ये जनता प्रिय था, अब इसकी क्या हो गई थी, जनता जन विरोधी बन गया था। ये क्या बन गया था, जन विरोधी रहा, जन विरोधी शासक, जन विरोधी शासक। तो पूछ सकता है कि जन विरोधी शासक, इसने जन विरोधी शासक थे, तो इसने क्या कर दिए, इसने अत्याचार करे, अत्याचारी राजा था। किसके, जनता के प्रति, जनता प्रति। तो इसी में जो आते हैं रवाईकर आते हैं। रवाईकर बहुत सारे, वो जैसे क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसे क्या होता है कि कुछ कार्य करने वाले होते हैं, तो कार्य करने वालों के अलग अलग पहचान होती है। तो उन्हीं में जो होते हैं रवाईकर, जो होते हैं रवाईकर होते हैं, उसमें रवाईकरों का एक नेता होता है, रवाईकरों का नेता, रवाईकर नेता, रवाईकरों का नेता। तो ये जनता विरोधी हो जाता है, तो जनता विरोधी हो जाता है, तो ये कर देता है, टैक्स लागू कर देता है।
यानी कि क्या कर देता है, आय मतलब वो जो होते हैं कर वगैरह जो होता है बढ़ा देता है। तो रवाई करों का नेता होता है, उसका नाम होता है, रवाई करों के नेता का नाम होता है कीर्तिपाल। तो सही, कुंजीपाल, कुंजी कुंजीपाल, कुंजीपाल, कुंजीपाल जो होता है रवाई करों का नेता होता है। और रवाई करों का जो कुंजीपाल है, इसका भाई कौन होता है, इसका भाई जो होता है वो होता है कीर्तिपाल। इसके भाई का नाम होता है कीर्तिपाल। तो ये नाम याद रखेंगे कि रवाई करों का नेता कौन था, कुंजीपाल था, और उसका भाई कौन था, कीर्तिपाल था। इसका जो बेटा था उसका नाम क्या था, क्षेत्रपाल था। इसका क्या बेटा नाम था, उसका नाम था क्षेत्रफल लिख लिया, इसको समझ में आएगा नहीं। तो क्षेत्रपाल क्या था, पुत्र था, क्षेत्रपाल पुत्र था। ये इसका पुत्र हो गया, ये इसका भाई हो गया। अब कुंजीपाल क्या था, रवाईकरों का नेता था। रवाईकरों का नेता कौन था, कुंजीपाल था। तो यहाँ पर गरुड़ ज्ञानचंद जो होता है, गरुड़ ज्ञानचंद, गरुड़ ज्ञानचंद जो होता है वो कीर्तिपाल से कहता है, कीर्तिपाल से कहता है कि किसकी हत्या कर दो। कीर्तिपाल से आदेश दिया, इसने आदेश दिया किसकी हत्या करने का, आदेश दिया इसने कीर्तिपाल से कुंजीपाल, यानी कि उसी के भाई से उसी के भाई की क्या करवा दी, हत्या करवा दी। किसने करवाई थी, गरुड़ ज्ञानचंद ने। तो गरुड़ ज्ञानचंद ने कीर्तिपाल से कुंजीपाल की हत्या करा दी। कुंजीपाल जो था रवाई करों का नेता था। रवाई कर क्या थे, टैक्स के विरोधी क्या कर रहे थे, आवाज उठा रहे थे। तो इस ये क्या हो गया था, जनता विरोधी हो गया था। जनता विरोधी हो जाता है तो वहाँ पे क्या करता है, जनता की आवाज को दबाया जाता है। जब जनता की आवाज हो जाता है तो किसी ना किसी कोई ना कोई क्या होता है, नेतृत्व तो करता है, यानी कि नेता होता है जनता का। तो इसी तरह जो नेता था वो कौन था, कुंजीपाल था। यहाँ पर जो था नेतृत्व किसका था, कुंजीपाल का था, रवाई करों का। रवाई करों का नेतृत्व कौन कर रहा था, कुंजीपाल। और इसको किसने मरवाया था, कि गरुड़ ज्ञानचंद ने कीर्तिपाल के द्वारा मरवाया गया था। अब जब क्षेत्रपाल की, ये क्षेत्रपाल था, क्षेत्रपाल का क्या था, ये पिता हुआ। तो क्षेत्रपाल को पता चलता है कि गरुड़ ज्ञानचंद के आदेश पे ही हमारे पिता की क्या हुई है, मृत्यु हुई है, तो हत्या हुई है। तो ये जब इसको यहाँ पता चलता है कि कीर्तिपाल के द्वारा हत्या होती है, हत्या हत्या इसके द्वारा हुई थी, लेकिन करवाई थी गरुड़ ज्ञानचंद। जब क्षेत्रपाल को पता चलता है तो वो क्या करता है, रवाईकर जो भी होते हैं, जो इसके रवाईकर के जो भी सारे लोग होते हैं, ये जो रवाईकर लोग होते हैं, ये क्या हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। इकट्ठा होने के बाद क्या करते हैं, क्षेत्रपाल के नेतृत्व में राजा के महल में घुस जाते हैं। क्षेत्रपाल के नेतृत्व में राजा के महल में घुस जाते हैं। तो राजा के महल में घुस जाते हैं और यहाँ पर किसकी हत्या कर देते हैं, गरुड़ ज्ञानचंद की हत्या कर दी जाती है। तो किसकी हत्या कर दी जाती है, क्षेत्रपाल। तो गरुड़ ज्ञानचंद की हत्या किसने की थी, क्षेत्रपाल ने की थी। यहाँ पर देखते हैं तो कुंजीपाल की हत्या करी थी, कुंजीपाल की हत्या करी थी कीर्तिपाल ने की थी। किसके आदेश पे, गरुड़ ज्ञानचंद के आदेश पे। लेकिन जो गरुड़ ज्ञानचंद की हत्या की गई थी वो किसके नेतृत्व में की गई थी, क्षेत्रपाल, यानी कि क्षेत्रपाल जो होता है वो किसका पुत्र होता है, वो होता है कुंजीपाल का। तो एक बार वो देख लेंगे फटाफट। कुंजीपाल जो होता है रवाई का नेता होता है। टैक्स के विरोधी क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, जनता इसके विरोधी हो जाती है, किसके, गुरु ज्ञानचंद के। और ये बात इसको पसंद नहीं आती है, तो ये कहता है कीर्तिपाल से, कहता है कि इसको मार दो। तो ये कीर्तिपाल जो होता है कुंजीपाल का भाई होता है, लेकिन ये कर देता है, कुंजीपाल को मार देता है। तो जब क्षेत्रपाल को पता चलता है, जो कुंजीपाल का क्या होता है, बेटा होता है, कि गरुड़ ज्ञानचंद के आदेश पे क्या हुआ था, इसके पिता की मृत्यु हुई थी। तो रवाई करों को संगठित करता है, ये क्या करता है, रवाई करों को संगठित करता है। रवाई करो रवाई करो को संगठित। तो रवाई करों को जब संगठित करता है और क्या करता है, महल में घुस जाता है, महल में घुस जाता है। और क्या कर देते हैं ये लोग, रवाईकर जो होते हैं, इसकी हत्या कर देते हैं क्षेत्रपाल के नेतृत्व में। तो ये आपको आ गया होगा समझ में कि इसने क्या क्या करा था। तो इसकी हत्या कर दी जाती है। तो इसकी हत्या जो होती है
वो टाइम के अकॉर्डिंग 1419, यानी कि इसकी जो मृत्यु हुई वो कब हुई थी? मृत्यु हो जाती है, यानी कि मृत्यु या हत्या कह सकते हैं, मृत्यु मृत्यु यानी मरना ही होता है वैसे तो यह हत्या हुई थी इसकी 1419 में। 1419 में इसकी हत्या कर दी गई थी, किसकी? गरुड़ ज्ञानचंद की। अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, ये जो हो गया था ये जनता विरोधी हो गया था, तो इसने क्या करे, बहुत सारे अत्याचार करे। अब जो इसके जो वंशज आते हैं, जो इसने अत्याचार करे हैं, उसका क्या करते हैं, ये प्रायश्चित करते हैं। क्या करते हैं? प्रायश्चित करते हैं। तो ये हो गया हमारा गरुड़ ज्ञानचंद। गरुड़ ज्ञानचंद का टाइम पीरियड हो गया। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। तो गरुड़ ज्ञानचंद के बाद जो आता है वो होता है हरिहर चंद फर्स्ट। हरिहर चंद, हरिहर चंद या हरिचंद भी कह सकते हैं इसे, हरिचंद, हरिचंद भी कहते हैं या हरिहर चंद कहते हैं। ये क्या होता है, जो हरिहर चंद या हरिचंद ये हो जाता है गरुड़ ज्ञानचंद के बाद आता है, और ये आता है 1419 से 20 के बाद, 20 तक, 1419 से 1420 तक रहता है। फिर आता है उद्यानचंद 20 से 21 तक। उद्यान चंद ये आता है। इसका जो टाइम पीरियड है, अब टाइम के अकॉर्डिंग चलेंगे यहाँ पे, तो अब जो आगे के शासक हैं उनमें क्या आता है, उनमें स्पष्ट टाइम पीरियड दे रखा है। मतलब क्या है कि सबका जो टाइम पीरियड है वहाँ पे क्या है, अब दो दो बुक्स में नहीं, जैसे अलग अलग दे रखा था, तो वो जो शुरू के शासक होते हैं उनमें थोड़ा मतभेद होता है। बाद में क्या होता है, टाइम पीरियड का इतना ज़्यादा इशू नहीं होता है। कभी कभी इनमें ज़्यादा पूछ देता है आगे, जैसे रुद्रचंद का पूछेगा। मेन जो आपसे पूछा जाएगा वो रुद्रचंद का पूछ जाएगा, बालो कल्याण चंद, भीष्म चंद और आपका जो भी रतन चंद होगा, इनके बारे में पूछा जाएगा। तो ये उद्यान चंद का जो टाइम पीरियड होगा वो होगा 1420 से 1421 तक रहा है। ये 1420 से 1421, 1419 से 1420, 1465 से 1365 से 1419 तक रहा। ये क्या था, उद्यान चंद था। इसने क्या करा, प्रायश्चित करा। प्रायश्चित किसकी? तो जो गरुड़ ज्ञानचंद था, इसने जो भी काम कर रहे थे, यानी कि जनता विरोधी था ना, तो जो भी इसने काम कर रहे थे उनका क्या करा, इसने प्रायश्चित करा। ये इसी के वंशज है, तो ये क्या हुआ, इसका पूर्वज हुआ। तो ये पूर्वज होगा प्रायश्चित, पूर्वज जो था गरुड़ ज्ञानचंद। तो पूर्वज का प्रायश्चित करा कौन था, गरुड़ ज्ञानचंद था। अब इसने क्या करे, धार्मिक कार्य करवाए। क्या क्या काम करा, धार्मिक कार्य। और दूसरा इसने क्या कराया, बालेश्वर मंदिर। इसको ना ब्लैक से ही लिख देती हूँ। तो इसने करा धार्मिक कार्य, बालेश्वर मंदिर निर्माण, बालेश्वर मंदिर जीर्णोद्धार, यानी कि दोबारा से उसको क्या है, मरम्मत करवाई। प्रजा को तीसरा जो था, प्रजा को जो टैक्स के विरोध में क्या हुई थी, रवायकर हुए थे ना, प्रजा को कर से मुक्ति दिलाई। तो ये काम थे किसके, और उद्यान चंद क्या था, इसके ही वंशज में से एक था। तो इसके ही वंशजों में जो था उद्यान चंद जो होता है, अपना जो पूर्वज मतलब जो पहले शासक था वो गरुड़ ज्ञानचंद के, जो भी इसने वो कार्य करे थे, अत्याचारी काम करे थे, जनता विरोधी था, तो वहाँ पे जो भी अत्याचार करे थे उनका प्रायश्चित कौन करता है, उद्यान चंद करता है। और एक और शासक आता है विक्रमचंद, वो भी क्या करता है, इसी चीज का काम करता है। तो दो शासकों का नाम याद करेंगे जिन्होंने क्या करा था, गरुड़ ज्ञानचंद के पापों का प्रायश्चित करा था। तो पहला जो था वो था उद्यानचंद। इसने 1420 से 21 तक शासन करा था, और इसने धार्मिक कार्य करवाए। तो पूछ सकता है कि प्रजा को कर से मुक्ति किसने दिलाई, तो प्रजा को कर से मुक्ति जो दिलाई थी वो किसने दिलाई थी, वो दिलाई थी उद्यानचंद ने। और बालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार भी किसने करवाया था,
गरुड़ ज्ञान वो सॉरी उद्यान चंद ने दिलाया था। अब ये जो थी ये प्रजा को कर से मुक्ति, प्रजा को कर से मुक्ति मतलब जो भी चंद शासक थे उन्होंने प्रजा पे जो जो टैक्स लगा रखे थे, कर लगा रखे थे, जैसे आज हमारे उसमें भी टैक्स लगे हुए हैं। तो इसी तरह से क्या होता था, पहले जो टैक्स ले आते थे वो क्या कहते हैं, या तो भूमि के भाग के रूप में ले आते थे या फिर अनाज के रूप में ले आते थे। तो इस तरीके से होता था। तो जो करों से मुक्ति दिलाई थी, चंद वंश से करों से मुक्ति वो दिलाई थी उद्यान चंद ने। लेकिन अभी क्या है कि चंद वंशों के ऊपर भी कर होता है। कहाँ से? सोमचंद का काल देखिए, सोमचंद में क्या था, नेपाल के राजा को क्या कहता था, ये भी कर देता था। जो चंद वंश थे वो नेपाल वाले को कर देते थे, और नेपाल जो चंद वंश लेते थे वो प्रजा से लेते थे। तो कर क्या होता है, देखो करों का देखते हैं हम, करों का देखते हैं। तो सोम जो चंद होता है, चंद वो चंद जो होते हैं वो नेपाल को देते हैं कर, नेपाल नेपाल को देते हैं कर। लेकिन जो जनता होती है, जनता होती है वो किसे देती है, चंदों को देती है। तो चंद यहाँ पर जनता जो देती है और यहाँ पे देते हैं। तो यहाँ पे जनता देती है चंदों को और चंद देते हैं नेपाल के लोगों को। तो ये करों से जो मुक्ति दिला दी है, यहाँ पर खत्म कर दिया है, वो किसने कराया था, वो कराया था उद्यान चंद ने। और इसका टाइम पीरियड 20 से 21 तक है। तो ये हो गया उद्यान चंद। इसके बाद जो आता है वो होता है हरिहर सेकंड, हरिहर सेकंड, हरिहर सेकंड, सॉरी आत्मचंद सेकंड, आत्मचंद सेकंड, आत्मचंद सेकंड। सेकंड क्यों कहेंगे, क्योंकि हमने जब सोमचंद के बारे में पढ़ा था, तो सोमचंद का जो बाद के वंशज आए थे तो उसमें क्या आया था, आत्मचंद आया था। तो वो आत्मचंद फर्स्ट था और ये आत्मचंद सेकंड था। इसका जो टाइम पीरियड है वो 1920 1420 से 1421 तक एक ही साल रहा। इसके बाद जो आता है वो होता है हरिहर सेकंड, यानी कि हरिहर चंद सेकंड, हरिहर चंद सेकंड, हरिहर सेकंड, हरिहर चंद सेकंड होता है। फिर इसके बाद जो आता है उसे कहते हैं विक्रम चंद। इसका टाइम पीरियड देखेंगे तो इसका टाइम पीरियड जो है 22 से सॉरी इसका जो था ना, इसका जो 20 तक रहा, यहाँ पे 20 से 21 रहा। तो ये जो हो जाएगा एक साल रहेगा, तो ये हो जाएगा 21 से 22 तक रहा। अब ये 1422 से 1423 तक रहेंगे। ये क्या रहेंगे, 1423 तक हरिहर सेकंड। अब इसके बाद जो आता है विक्रमचंद, विक्रमचंद का जो टाइम पीरियड था वो था 1423 से 1424, सॉरी 1423 से 1427। ये थोड़े टाइम तक देता है, 1423 से 1427, 37 यानी कि 37 तक देता है। अब यहाँ पे इसने क्या काम कर रहे हैं, देखो जो ये विक्रमचंद था इसने भी क्या करवाया था, धार्मिक कार्य करवाए थे। इसने कराया था, इसने भी प्रायश्चित किया, प्रायश्चित। तो दो शासकों का नाम आएगा यहाँ पे चंद्रवंशी, एक आ जाएगा उद्यानचंद और दूसरा आ जाएगा विक्रमचंद। तो पहला जो होगा प्रायश्चित में उद्यानचंद आएगा, दूसरा आ जाएगा विक्रमचंद। उद्यानचंद विक्रमचंद इन्होंने गरुड़ ज्ञानचंद के जो भी पाप थे उनका कर दिया था, प्रायश्चित कर दिया। अब इसने प्रायश्चित कर दिया तो ये कुछ ज़्यादा ही क्या हो गया था, ये जो हो गया था मोह माया से इसने क्या कर दिया था, परे हो गया था। मतलब इसने धार्मिक कार्य करवाए, नदी नालों का निर्माण करवाया और बहुत सारे कार्य करवाए। फिर उसके बाद इससे क्या हुआ कि शासन प्रशासन ये जितना भी होता है राजपाट, इसकी क्या हो गई, इसे मनसा खत्म हो गई। तो ये क्या कर दिया था, सब कुछ छोड़ छाड़ के मोह विलास की ओर जा रहा था। मतलब क्या कहते हैं, मोह माया का त्याग कर रहा था। तो शासन को कौन संभालेगा, क्योंकि जनता को देखने के लिए वहाँ पर राजा का क्या होता है, शासक का जो होता है कि उसका प्रतापी होना, और उसको क्या होता है महत्वपूर्ण भूमिका कौन देखेगा, कौन शासक देखेगा, राजा देखेगा, वहाँ की सब जो भी होगी जनता की कौन रक्षा करेगा, शासक देखेंगे वहाँ के। तो ये सारी चीज़ें जो देख रहे थे वो जनता देख रहे थे। जो जनता ने देखा कि हमारा राजा तो क्या है भोग विलास में चला गया, तो हमारी रक्षा कौन करेगा। तो इस वजह से जनता क्या हो गई थी, इसके भोग विलास के प्रति क्या हो गई थी, विरोधी हो गई थी। जनता यहाँ पे किस लिए विरोधी हुई, क्योंकि ये भोग विलास को चला गया था, तो भोग विलास की ओर जा रहा था, तो इसलिए जनता क्या हो गई थी, इसके विरोधी यहाँ पे हो गई। उसमें जो नेतृत्व निभाया था वो श्री सोन खड़ायत,
यहाँ जो नेतृत्व था वो श्री सोन खरायत का था। श्री सोन करायत करायत था ये। तो ये जो थे वो थे श्री सोन करायत। तो करायत जो थे श्री सोन करायत, इन्होंने क्या करा था, जनता का साथ दिया था। और इसके बाद क्या होता है कि इसको भी भगा दिया जाता है। तो इसने भी प्रायश्चित कार्य, धार्मिक कार्य किए। क्या क्या किए? धार्मिक कार्य, कार्य, नदी नाले निर्माण, नदी नाले निर्माण, नदी नालों का निर्माण करवाया। और निर्माण करवाया और फिर क्या हो गया था, ये भोग विलासी हो गया था। यानी कि इसे कुछ मतलब ही नहीं था शासन में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो भोग विलासी हो गया था। तो भोग विलासी हो गया तो यहाँ पर क्या हो गई, जनता विरोधी हो गई। जनता विरोधी हो गई, जनता विरोधी, जनता विरोधी बन गई। तो किसके नेतृत्व में? श्री सोन खरायत। किसके नेतृत्व में नेतृत्व था? नेतृत्व, नेतृत्व श्री सोन, सोन करायत, 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 करायत था ये, करायत। तो श्री सोन करायत का नेतृत्व था। जनता इसकी क्या हो गई, विरोधी हो गई। तो जनता इसकी विरोधी हो गई तो इसका राजपाट खत्म। तो यहाँ पे जो इसका फायदा उठाता है, वो जो फायदा उठाया था वो किसने उठाया था? फायदा उठाया, फायदा उठाया किसने? इसका भतीजा था, भतीजा, 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 भतीजा और से भारती चंद्र, भारती चंद्र। तो यहाँ पे जो भारती चंद्र आता है वो इस तरीके से आता है। भारती चंद्र कैसे आता है? इस तरीके से आता है। भारती चंद्र क्या आता है? इसका पुत्र नहीं था विक्रम चंद्र का, ये क्या था? इसका भतीजा, भव से भतीजा और भव से भतीजा। तो पूछा है कि कौन से शासक का भतीजा जिसने क्या करा था, शासन संभाला था? तो ये था भारती चंद्र। तो भारती चंद्र भव से याद कर सकते हैं, भतीजे के फॉर्म में। तो भोग विलासी कौन था? भोग विलासी था यहाँ पर विक्रम चंद्र। भोग विलासी कौन बना था? विक्रमचंद्र। तो एक बात ये करते हैं, गुरु ज्ञानचंद हम देखा 1365 में, इसके बहुत सारी चीजें थी। इसने ये करता था, ये कर देता था जनता से कर, इसने और ज्यादा टैक्स वसूलने शुरू कर दिए थे। और नेपाल के राजा को कर दिया ही जाता था अभी चंदों के द्वारा। फिर क्या होती है, जनता इसके विरोधी हो जाती है और कीर्तिपाल इसकी हत्या कर, क्षेत्रपाल इसकी हत्या कर देता है। वो किसके पुत्र होता है? वो होता है कीर्तिपाल का पुत्र होता है, रवाईकर होते हैं जब। और कीर्तिपाल को कौन मारता है? सॉरी, कुंजीपाल को कौन मारता है? कीर्तिपाल मार देता है, कीर्तिपाल। और वो कुंजीपाल का पुत्र होता है क्षेत्रपाल। फिर क्या होता है, हरिहर चंद्र आता है, इतने टाइम तक उद्यान चंद्र क्या आता है, इसके पापों को प्रायश्चित करता है। फिर क्या आता है, आत्मचंद सेकिना आता है, हरिहर चंद्र सेकिना आता है और विक्रम चंद्र, ये पापों को प्रायश्चित करता है, धार्मिक कर जाता है, नदी नाली हो जाता है और भोग विलासी हो जाता है विक्रम चंद्र। 37 तक रहता है। 37 के बाद क्या होता है कि इसका भतीजा होता है, फायदा उठाता है और शासक बन जाता है भारती चंद्र। तो हम अगली क्लास में जो पढ़ेंगे भारती चंद्र के बारे में पढ़ेंगे और इससे आगे क्या है, बहुत सारे इंटरेस्टिंग जो है टॉपिक्स, यानी कि शासक प्रशासक हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो इसी तरह से तैयारी में जुटे रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।